Dear friends, Namaskar. I'm Dr. Anuj Kumar, Associate Professor in Economics, Government College धौलपुर। आज हम जो चैप्टर अध्ययन करने जा रहे हैं वो बेसिकली बीए फर्स्ट ईयर और बीए सेकेंड ईयर दोनों के लिए ही यूजफुल है। यूटिलिटी एनालिसिस, और उसमें भी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस अर्थात उपयोगिता विश्लेषण, और कार्डिनल मीन्स गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। आज हम अध्ययन करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इसके अंतर्गत मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का अर्थ क्या होता है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस अर्थात गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण और क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर होता है। इसी प्रकार टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता, और मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता में क्या अंतर होता है, ये टर्म का मीन्स क्या है, इनका अर्थ क्या है, इसका अध्ययन भी हम करेंगे। तो सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का अर्थ। अर्थशास्त्र में किसी वस्तु या सेवा का वह गुण जो मनुष्य की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करता है, आवश्यकता की तृप्ति करता है, उसको हम उपयोगिता कहते हैं। अर्थात किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को हम उपयोगिता कहते हैं। वांट सैटिस्फाइंग पावर। इस टर्म का इंट्रोड्यूस जेरेमी बेंथम ने किया था। जहाँ तक उपयोगिता के मापन की बात है तो अल्फ्रेड मार्शल ने एक इकाई जिसको हम यूटिल्स के नाम से जानते हैं, अर्थात उपयोगिता को हम यूटिल्स में माप सकते हैं, उसी प्रकार से उपयोगिता को हम मुद्रा की इकाइयों में माप सकते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। अर्थात मार्शल ने बताया था कि किसी वस्तु की इकाई के लिए उपभोक्ता जितनी मुद्रा क्रय करने को तैयार है, उस वस्तु से या उस वस्तु की इकाई से हम उतनी ही उपयोगिता प्राप्त होना मान लेते हैं। ये जो टर्म है उपयोगिता, ये सब्जेक्टिव होती है, अर्थात व्यक्ति विशेष के लिए किसी वस्तु की उपयोगिता भिन्न भिन्न होती है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि सभी व्यक्तियों के लिए एक वस्तु की या एक वस्तु की इकाई की उपयोगिता समान हो, और एक व्यक्ति के लिए भी भिन्न भिन्न समय पर उपयोगिता भिन्न भिन्न हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। उपयोगिता को हम गणना के आधार पर दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी, गणनावाचक उपयोगिता, और ऑर्डिनल यूटिलिटी अर्थात क्रमवाचक उपयोगिता। गणनावाचक उपयोगिता का दृष्टिकोण अल्फ्रेड मार्शल द्वारा विकसित और प्रतिपादित किया गया था। इसमें हम किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को माप सकते हैं, और मैंने बताया जैसे कि यूटिल्स में मापते हैं। इसके अंतर्गत ही हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अर्थात सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, क्वांटिटिव होता है, अर्थात किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता कितनी प्राप्त होती है, इसको हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, बता सकते हैं। सब्जेक्टिव होता है, पर्सनल टू पर्सन अलग अलग हो सकता है। इसी के आधार पर उपभोक्ता का संतुलन के लिए लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी अर्थात सम सीमांत उपयोगिता का नियम का अध्ययन हम अभी करेंगे। जहाँ तक ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस या क्रमवाचक उपयोगिता एनालिसिस को जे.आर. हिक्स और R.G.D. एलन ने प्रतिपादित किया था।
इसमें हम उपयोगिता को गणनावाचक दृष्टिकोण की तरह माप नहीं सकते, केवल तुलना कर सकते हैं कि ए वस्तु की तुलना में बी वस्तु से उपयोगिता अधिक मिलती है, कम मिलती है या समान मिलती है। एब्सोल्युटली ये नहीं बता सकते कि कितनी कम मिलती है या कितनी अधिक मिलती है। अर्थात ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम उपयोगिता का मापन एब्सोल्यूट इकाइयों के रूप में नहीं कर सकते हैं। इसका अध्ययन हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंतर्गत या उपयोग उदासीनता वक्र विश्लेषण या तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत करते हैं। मापन के आधार पर अभी हमने देखा, इसी प्रकार जब हम मापते हैं तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी अर्थात उपयोगिता के भेद हैं, दो भागों में बांटा जा सकता है इसको। कुल उपयोगिता के अंतर्गत हम वस्तु की इकाइयों से प्राप्त समस्त उपयोगिता को जोड़ लेते हैं, उसे हम कुल उपयोगिता कहते हैं। जबकि वस्तु की इकाई में परिवर्तन से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता या कुल उपयोगिता में जो एक्स्ट्रा वृद्धि होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसके मेजरमेंट का जैसा कि फॉर्मूला ये दिया हुआ है, MUN = TUN अर्थात कुल उपयोगिता किसी n इकाई की, और TUN-1 उस इकाई से पहले की उपयोगिता को यदि हम अंतर निकाल लें तो हमारी सीमांत उपयोगिता आ जाती है। इसी प्रकार से हम सीमांत उपयोगिता को ΔTU/ΔQ वस्तु की मात्रा से विभाजित करके भी निकाल सकते हैं। इसके लिए एक टेबल भी दी हुई है। जैसे जैसे यूनिट ऑफ मैंगो 1, 2, 3 to 10 बढ़ती जाती है, कुल उपयोगिता 10, 20, 29, 37 इसी प्रकार से एट लास्ट 52, 50 हो जाती है। सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी के कॉलम में हम देख सकते हैं, वो जो वस्तु की इकाई बढ़ती जाती है, सीमांत उपयोगिता 10, 10, 9, 9वीं इकाई पर जाकर 0 और 10वीं इकाई पर जाकर माइनस में हो जाती है। अर्थात सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, एक बिंदु पर जाकर शून्य हो जाती है और उसके उपरांत ये नेगेटिव हो जाती है। इनका क्या आपस में संबंध होता है, कुल उपयोगिता का सीमांत उपयोगिता का, इसका अध्ययन भी अभी हम रेखा चित्र के माध्यम से भी करेंगे। कुछ एजम्पशंस है या मान्यताएं हैं गणनावाचक दृष्टिकोण की, गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण की, उसके बारे में थोड़ा देख सकते हैं। सबसे पहला है रेशनैलिटी ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर रेशनल बिहेव करता है, किसी वस्तु के लिए उपयोगिता उसकी अधिक प्राप्त होती है तो ऐसा नहीं किसी मौके पर उसको कम प्राप्त हो जाए, या ए वस्तु से अधिक उपयोगिता मिलती है तो उसकी अधिक इकाइयों से अधिक उपयोगिता मिलेगी। अर्थात मानसिक रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए। कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी अर्थात उपयोगिता को हम माप सकते हैं। अभी जैसे हमने पिछली वाली स्लाइड्स में देखा कि उपयोगिता कितनी प्राप्त हो रही है किसी वस्तु की इकाई से, उसको हम माप सकते हैं और उसको यूटिल्स में या मुद्रा की इकाइयों में प्रदर्शित कर सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। ये माना गया है कि मुद्रा से प्राप्त उपयोगिता या मुद्रा से प्राप्त सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है अन्य वस्तुओं की। जैसे कि अभी हम सिद्धांत में पढ़ेंगे कि जैसे जैसे वस्तुओं की मात्रा हमारे पास बढ़ती जाती है, अधिक मात्रा होती जाती है, वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। लेकिन मुद्रा के संदर्भ में मार्शल ने माना था कि मुद्रा की मात्रा बढ़ने से उसकी सीमांत उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ऐसा क्यों माना, इसके बारे में हम अभी देखते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अर्थात घटती हुई सीमांत उपयोगिता या ह्रासमान सीमांत उपयोग। जैसे जैसे वस्तु की इकाइयां हमारे पास बढ़ती जाती हैं, उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। यूटिलिटी आर एडिटिव अर्थात उपयोगिता योगात्मक होती है, उन्हें हम जोड़ सकते हैं। एक्स वस्तु से, वाई वस्तु से, जेड वस्तु से कितनी उपयोगिता मिली है उसको हम एक साथ जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार से एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों से कितनी कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है उसको भी हम योग कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं। The hypothesis of
इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। मार्शल ने बताया था कि किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता उस वस्तु की अपनी मात्रा पर निर्भर करती है, अर्थात उस वस्तु की उपयोगिता अन्य वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है। इस मान्यता के कारण मार्शल ने वस्तु की स्थानापन्न और पूरक होने की जो गुण होता है उसको समाप्त कर दिया। नेक्स्ट, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, अंतर विश्लेषणात्मक विधि। मार्शल ने बताया था कि गणनावाचक दृष्टिकोण या उपयोगिता एक इंट्रोस्पेक्टिव मेथड के द्वारा हम उसकी गणना करते हैं, अर्थात सपोज मैं किसी वस्तु के उपभोग से क्या प्राप्त कर रहा हूँ, कितनी उपयोगिता प्राप्त कर रहा हूँ, समान परिस्थितियों में अन्य व्यक्ति भी उसी प्रकार की उपयोगिता प्राप्त करेंगे या उसी प्रकार का बिहेव करेंगे, अर्थात इंट्रोस्पेक्टिव, अपने विश्लेषण के द्वारा, अंतर विश्लेषण के द्वारा दूसरों पर उस मेथड को लागू। तो ये एजम्पशंस है प्रमुख। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके थोड़ा सा बताने से पहले मैं जैसा कि बता रहा था कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में थोड़ा सा डिफरेंस या उनके संबंध क्या है उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। जैसे कि ये टेबल दी हुई है, इसमें आप देखें जैसे जैसे मैंगो की इकाइयाँ 1, 2, 3, 4, 5 to 10 बढ़ती जाती हैं, कुल उपयोगिता भी बढ़ती जाती है। 10, 20, 29, 37, 43, 48, 51, 52। 9वीं इकाई पर आप देखें कुल उपयोगिता 8वीं इकाई के समान ही 52 है, जबकि 10वीं इकाई पर कुल उपयोगिता घट जाती है। अर्थात प्रारंभ में जैसे जैसे वस्तु की इकाइयाँ या मैंगो की इकाइयाँ बढ़ती जाती हैं, कुल उपयोगिता भी बढ़ती जाती है, लेकिन कुल उपयोगिता के बढ़ने की दर घटती हुई होती है। एक बिंदु पर जाकर कुल उपयोगिता बढ़नी बंद हो जाती है और अगले बिंदु पर जाकर वो घटना प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार सीमांत उपयोगिता के बारे में देखते हैं। जैसे जैसे वस्तु की इकाइयाँ बढ़ती जाती हैं, सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। आप देखें 9वीं इकाई पर जाकर सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है और 10वीं इकाई पर जाकर माइनस हो जाती है। यहाँ हम एक संबंध स्थापित कर सकते हैं कि जब कुल उपयोगिता बढ़ रही होती है तो सीमांत उपयोगिता घट रही होती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता 0 होती है। ये आम की 9वीं इकाई पर देखा जा सकता है। इसी प्रकार जब कुल उपयोगिता घटनी प्रारंभ हो जाती है उस समय सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। ये तीनों संबंध हैं जो प्रमुख संबंध हैं कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता से। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अर्थात सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इसे हम गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम इसको सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का उल्लेख बेंथम ने ही किया था, लेकिन आवश्यकताओं की संतुष्टि के संबंध में इसका उल्लेख जर्मन अर्थशास्त्री H. गोसेन ने किया था। इसीलिए इसी कारण से हम इसको गोसेन का प्रथम नियम भी बोलते हैं। यदि हम डेफिनेशन के रूप में देखें, सामान्य भाषा में यदि मैं इसको परिभाषित करूं तो जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाइयां किसी उपभोक्ता के पास बढ़ती जाती हैं तो उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। जहाँ तक अर्थशास्त्र में डेफिनेशन का प्रश्न है तो मार्शल ने इसको इस प्रकार लगभग डिफाइन किया है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है वह उस वस्तु की मात्रा की प्रत्येक इकाई के साथ घटता जाता है। लगभग वही डेफिनेशंस बहुत अर्थशास्त्र में दिए, जैसे कि इसमें दिया हुआ द एडिशनल यूटिलिटी which a person derive from the consumption of a commodity diminishing, that is total utility increase at an diminishing rate, अर्थात अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है।
यही डेफिनेशन मार्शल ने दी है। इसका हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये वही टेबल है, बिल्कुल सेम टेबल है जो मैंने आपको अभी जिसका वर्णन हमने किया था। ये एक डायग्राम देखें, जैसे जैसे मैंगो आम की इकाइयाँ बढ़ती जाती हैं, कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। एक बिंदु पर जाकर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, TU वक्र द्वारा दिखाया गया है। और उसके बाद इस कर्व के बाद अधिकतम के बाद में कुल उपयोगिता घटनी प्रारंभ हो जाती है। इसके जस्ट नीचे ये सीमांत उपयोगिता वक्र दिखाया गया है, जहाँ पर प्रारंभ से ही जैसे ही आम की इकाइयाँ बढ़ती जाती हैं, सीमांत उपयोगिता गिरती जाती है। एक बिंदु पर जाकर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है और उसके बाद ऋणात्मक हो जाती है। इसमें हम डायग्राम में दे सकते हैं कि जब कुल उपयोगिता बढ़ रही है, अर्थात वो घटती दर से बढ़ती है, सीमांत उपयोगिता घट रही होती है। जब कुल उपयोगिता इस बिंदु पर अधिकतम होती है, सीमांत उपयोगिता यहाँ पर शून्य होती है। जब कुल उपयोगिता घटनी प्रारंभ हो जाती है, सीमांत उपयोगिता नेगेटिव या नकारात्मक हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। ये इनके संबंध हैं दोनों। जहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया गया है वही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत ही, जहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, अर्थात सीमांत उपयोगिता शून्य होती है इस बिंदु पर, इस बिंदु को हम P बिंदु मान सकते हैं। इसको हम सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, संतुष्टि बोलते हैं। यहाँ पर MU या सीमांत उपयोगिता शून्य होती है और कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। कुछ एप्लीकेशंस हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के। बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, अर्थात जो मांग का नियम है वो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित, अर्थात मांग वक्र का स्लोप डाउनवर्ड नीचे की ओर क्यों होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। इसलिए होता है कि अधिक वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसको हम एंड में एक स्लाइड में दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम मांग वक्र का निरूपण करते हैं। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज ड्राइव, सम सीमांत उपयोगिता का नियम भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर आधारित होता है, अर्थात उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पर होता है, जब विभिन्न वस्तु दी हुई हो, वस्तुओं की कीमतें दी हुई हो, उपभोक्ता की आय दी हुई हो, तो उपभोक्ता कहाँ साम्य में होगा, कहाँ संतुलन में होगा, अर्थात कहाँ पर उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, उसका अध्ययन हम सम सीमांत उपयोगिता नियम या इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के अंतर्गत करते हैं। उसका निरूपण भी हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के माध्यम से ही करते हैं। कंज्यूमर सरप्लस की बात है, जैसे उपभोक्ता की बचत का निरूपण या ड्राइव भी हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के माध्यम से ही करते हैं। इसका अध्ययन भी नेक्स्ट चैप्टर्स में हम देखेंगे। उपभोक्ता की बचत का सिर्फ मतलब इतना है कि उपभोक्ता क्या देना चाहता है, क्या वास्तव में वस्तु की इकाई के लिए वो देता है, उसके अंतर को हम कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं, उपभोक्ता की बचत बोलते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स कैन बी जस्टिफाइड, प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है प्रगतिशील करारोपण, अर्थात जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता जाता है, कर की दर भी आय के अनुपात में बढ़ती जाती है। इसका मतलब यही है कि मुद्रा से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, इसलिए जो बर्डन है, जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है, वो कम पड़ता है, इसलिए प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो जस्टिफाइड किया जा सकता है। वाटर डायमंड पैराडॉक्स, अर्थात जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे पहले, वो किसी वस्तु का मूल्य कुल उपयोगिता के आधार पर निर्धारित करते थे, लेकिन वास्तव में किसी वस्तु का मूल्य उसकी कुल उपयोगिता पर आधारित न होकर सीमांत उपयोगिता पर आधारित होता है। वाटर जो कि मात्रा में बहुत अधिक है, उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है, लेकिन वो उपयोगी बहुत है, बहुत अधिक उपयोगी है, लेकिन उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है, जिसके कारण उसकी कीमत भी कम होती है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें हीरा या डायमंड की,
डायमंड की सीमांत उपयोगिता बहुत अधिक होती है, उसकी अतिरिक्त इकाई बहुत महंगी होती है, इसीलिए उसकी कीमत अधिक होती है। अर्थात जो वाटर डायमंड पैराडॉक्स है उसको भी हम सम डिमिनिशिंग मार्जिनल के माध्यम से उसकी विवेचना कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या सम सीमांत उपयोगिता का नियम। सम सीमांत उपयोगिता का नियम, यदि हम थोड़ा सा इसके क्या होता है सम सीमांत उपयोगिता का नियम। सम सीमांत उपयोगिता के नियम को हम गोसेन का द्वितीय नियम भी बोलते हैं, क्योंकि एच गोसेन ने ही इसको प्रतिपादित किया था। और इसके कई नाम हैं, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, प्रत्याय नियम, अधिकतम संतुष्टि नियम, व्यय की मितव्ययता नियम, तटस्थता नियम, सीमांत तुलनाओं का नियम। लेकिन जो इसका फेमस नाम है वो यह लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, अर्थात सम सीमांत उपयोगिता का नियम। सम सीमांत उपयोगिता का नियम हमें बताता है, या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में ये बताता है कि उपभोक्ता बहुत सारी वस्तुओं का उपभोग करते हैं और उनके पास जो आय होती है वो लिमिटेड होती है। तो किस प्रकार वो दी हुई आय से अपनी उपयोगिता को, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करें, ये नियम उसका सोल्यूशन बताता है। ये नियम बताता है कि उपभोक्ताओं को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान हो जाए। जब प्रत्येक वस्तु पर व्यय की सीमांत उपयोगिता समान होगी तो उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा होगा, या उपभोक्ता सम सीमांत उपयोगिता के नियम का पालन कर रहा होगा, या उपभोक्ता व्यय की मितव्ययता के नियम का पालन कर रहा होगा। जैसे इसमें बताया गया है, हाउ कंज्यूमर इज मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन एट हिज इनकम, और जो कमोडिटी के प्राइस दिए हुए हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और वस्तु की कीमत का जब विभिन्न वस्तुओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा, जैसा कि इसमें दिया हुआ है कंडीशन में, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। MUM के बारे में थोड़ा सा हम बात करें कि आय के किसी निश्चित स्तर पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। जब MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM, मुद्रा से प्राप्त सीमांत उपयोगिता आपस में बराबर हो जाएंगी, तब उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा होगा, या उपभोक्ता सम सीमांत उपयोगिता के नियम का पालन कर रहा होगा। ये एक टेबल है, इसमें हम देख लेते हैं। एप्पल की मात्रा दी हुई है और एप्पल का प्राइस 3 रुपये है एक इकाई का। ये एप्पल से प्राप्त सीमांत उपयोगिता है, और जो MUX अपॉन PX या एप्पल से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को एप्पल की कीमत से भाग दिया गया है, जो आया हुआ है आप देख सकते हैं टेबल में 20, 16, 14, 12, 10, 8, 6। इसी प्रकार से केले की इकाइयाँ, केले से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, और केले से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को केले की कीमत जो कि 5 रुपये प्रति इकाई है से भाग दिया गया है, और ये MUX अपॉन PY या MUI PY या केले से प्राप्त उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात 12, 11, 10, 9, 8, 7, 4 आया हुआ है। आप देख सकते हैं कि 3 जगह समानता है, 12, 12, 10, 10 और 8, 8। लेकिन क्योंकि हमें MUM या अर्थात मुद्रा से प्राप्त सीमांत उपयोगिता भी देखनी है, इसमें दिया गया है MUM इज इक्वल टू 10। तो जहां पर MUX अपॉन PX, MUY अपॉन PY और MUM आपस में बराबर होंगी, वहां पर संतुलन होगा, वहां पर साम्य की स्थिति होगी। आप देख सकते हैं कि उपभोक्ता उस समय साम्य की स्थिति में है जब वह एप्पल की 5 इकाई, ये 10 है, और बनाना की 3 इकाई, ये 10 है, प्राप्त कर रहा होगा। उस समय वो एप्पल पर
₹15 खर्च कर रहा होगा और बनाना पर भी ₹15 खर्च कर रहा होगा, उस समय उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा होगा, अर्थात उपभोक्ता सम सीमांत उपयोगिता के नियम का पालन कर रहा होगा। ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। इसमें यदि हम यहाँ से लेफ्ट से राइट को मापें तो ये बनाना की सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है, और राइट से लेफ्ट को नापें मूल बिंदु से तो ये एप्पल की सीमांत उपयोगिता को दर्शाता हुआ, दोनों के जो सीमांत उपयोगिता वक्र नीचे को गिरते हुए हैं। ये रेड कलर से MUM है। यदि हम इसको मिलाते हैं तो आप देखें बनाना की 3 इकाई और एप्पल की 5 इकाई जब उपभोक्ता कर रहा होगा तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम होगा, और वह दी हुई इनकम और वस्तुओं की दी हुई कीमतों से अधिकतम संतुष्टि या अधिकतम उपयोगिता प्राप्त कर रहा है। यह भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का समसीमांत उपयोगिता के एक रेखा चित्र है, इसके द्वारा वर्णन कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा है, उसी के आप ध्यान रखें। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की कुछ आलोचनाएं हैं, क्रिटिकल इवोल्यूशन है, उसके बारे में भी देखते हैं। सबसे पहले, यूटिलिटी इज नॉट कार्डिनल मेजरेबल, अर्थात किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को हम माप नहीं सकते हैं, हम केवल उपयोगिताओं की तुलना कर सकते हैं। और सही बात है, यदि हम एक गिलास पानी पीते हैं, एक सेब खाते हैं या एक केला खाते हैं, तो हम एब्सोल्यूट रूप से नहीं बता सकते कि इस वस्तु की इकाई से या एक केले से या एक सेब से या 1 ग्लास ऑफ वाटर से कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज नॉट कांस्टेंट। जिस प्रकार से उपयोगिता ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम सभी वस्तुओं पर लागू होता है, उसी प्रकार से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मुद्रा पर भी लागू होता है। जो जो मुद्रा की मात्रा हमारे पास बढ़ती जाती है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। अर्थात गरीब व्यक्ति के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता अधिक होती है, क्योंकि उसके पास मुद्रा की मात्रा कम होती है। इसी प्रकार जो अमीर व्यक्ति हैं, उनके लिए ₹1 की सीमांत उपयोगिता, ₹1 की उपयोगिता कम होती है, क्योंकि उनके पास मुद्रा की मात्रा अधिक होती है। इसलिए कभी भी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कांस्टेंट या स्थिर नहीं होती है, जैसा कि अल्फ्रेड मार्शल ने माना था। लेकिन ऐसा मानना मार्शल की मजबूरी थी, क्योंकि उन्होंने अन्य वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता का मापन मुद्रा में किया था। इनएडिक्वेट ऑफ मेथड्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, अभी जो हमने कहा था कि अंतर विश्लेषणात्मक विधि है, मार्शल ने माना था इसको, तो अंतर विश्लेषणात्मक विधि के जो रिजल्ट्स हैं वो इनएडिक्वेट होते हैं, उसको हम दूसरों पर लागू नहीं कर सकते। यूटिलिटी और इंटरडिपेंडेंस, मार्शल ने माना था कि यूटिलिटी स्वतंत्र होती है, अर्थात उपयोगिता किसी वस्तु की अपनी मात्रा पर निर्भर करती है। एक्स वस्तु से कितनी उपयोगिता प्राप्त होती है, वो एक्स वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है। वाई वस्तु से कितनी उपयोगिता प्राप्त होती है, वो वाई वस्तु की अपनी मात्रा पर निर्भर करती है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। सपोज ऐसा हो सकता है कि एक्स वस्तु वाई वस्तु की पूरक वस्तु है, या एक्स वस्तु वाई वस्तु की स्थानापन्न वस्तु। तो यूटिलिटी जो है वो इंटरडिपेंडेंस भी हो सकती है, एक दूसरे पर आश्रित भी हो सकती है। फेलियर टू एक्सप्लेन गिफिन पैराडॉक्स, गिफिन विरोधाभास का वर्णन ये कार्डिनल यूटिलिटी नहीं कर पाती है कि डिमांड कर्व बाएं से दाएं स्लोप में ना होकर दाएं से बाएं से दाएं ऊपर की ओर अपवार्ड स्लोप होता है। इसका अध्ययन हम मांग के नियम के अंतर्गत करेंगे। केवल इतना ही आप ध्यान रखें कि गिफिन पैराडॉक्स का वर्णन कार्डिनल यूटिलिटी नहीं कर पाती है, अर्थात गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण नहीं कर पाता है, क्योंकि गणनावाचक दृष्टिकोण या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम केवल मांग के नियम का बताता है, और गिफिन पैराडॉक्स वो मांग के नियम का पैराडॉक्स है। इसलिए गिफिन पैराडॉक्स का वर्णन जो है वो अच्छी तरह से नहीं कर पाता है। फेलियर टू डिस्टिंग्विश इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मार्शल ने केवल कीमत प्रभाव के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अर्थात प्रतिस्थापन प्रभाव को जाना था। मार्शल ने कीमत प्रभाव के इनकम प्रभाव को, आय प्रभाव को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, छोड़ दिया था, रिफ्यूज कर दिया था। इसी वजह से
मार्शल इनकम प्रभाव और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अंतर को नहीं माप पाए, जिसके कारण कि एक गिफिन पैराडॉक्स हुआ। हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलाइजेशन, अभी जिसकी बात की है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं होती है, वस्तु की पूरकता और वस्तु की स्थानापन्नता के कारण वो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस भी हो सकती है। ये मांग वक्र का निरूपण है। आप देख सकते हैं कि प्रारंभ में किसी वस्तु की कीमत जब दी हुई है तो उसका MUX/PX कर्व ये वाला है 1। उस समय वस्तु की मात्रा OA है। नीचे के डायग्राम में देखें हम, इस वाले डायग्राम में OA। वस्तु की कीमत कम हुई, वस्तु की कीमत कम होने से ये कर्व शिफ्ट होकर MUX/PX ये हो गया और यहाँ पर मात्रा OA2 होगी। इसी के नीचे हम बिल्कुल देखें तो OA2 इसी प्रकार कीमत और कम हुई, जिसके कारण सीमांत उपयोगिता वक्र ये हो गया। उसमें वस्तु की मात्रा OA3 हो गई। बिल्कुल नीचे देखें ये OA3, अर्थात यदि हम वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा को एक रेफरेंस में, एक धरातल या एक रेखा चित्र में जोड़ लें तो हमें ये DD वक्र प्राप्त होता है, जो कि मांग वक्र है और जो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। अर्थात ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम हमें बताता है कि मांग वक्र का स्लोप जो है वो डाउनवर्ड क्यों होता है, अर्थात ये इस प्रकार का बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों होता है। ये हमारा रहा उपयोगिता विश्लेषण। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज जरूर कीजिएगा। थैंक यू। ओके।